फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने कई दिनों के बाद आया हूँ। मैं किसी दूसरे असाइनमेंट में व्यस्त था तो मैं आपको अपडेट नहीं दे सका, लेकिन आज का मेरा अपडेट है बहुत इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और वो रिलेट करता है कॉरपोरेट डेटर्स के पर्सनल गारंटर्स को। और पर्सनल गारंटर्स नॉर्मली कंपनीज के केसेस में होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स, और अभी तक ये लोग जब आईबीसी प्रोसेस इनिशिएट किया जाता था, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, तो ये लोग अभी तक बचते रहे और लगभग 200 पिटिशंस वर पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया with respect to the recovery of the corporate debt from the personal guarantors of the corporate debtor। लेकिन 9 नवंबर को इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सेटल कर दिया और वो 200 पिटिशंस जो इस रेस्पेक्ट में फाइल्ड थे इन वेरियस कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, वो सब डिसमिस कर दिए। अब हमारे लिए एज ए बैंकर समझने वाली बात यह है कि आईबीसी 2016 का जो सेक्शन है 94, 95 से आगे चलें अप टू 100 तक, ये इनिशिएशन ऑफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और पर्सनल गारंटर्स को ही रिलेट करते हैं। सेक्शन फ्रॉम 94 टू 100। सेक्शन 94 ये बताता है कि कैसे कॉरपोरेट डेटर हिमसेल्फ अपने अगेंस्ट में कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है, और 95 से आगे 96, 100 तक इसमें प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू पर्सनल गारंटर्स, उनकी लायबिलिटी क्या है और कैसे हम उनसे रिकवरी, अदरवाइज भी हम लोग नॉर्मल कोर्स में पर्सनल गारंटर्स से रिकवरी कर लेते हैं अपने डेट ड्यू की, लेकिन यहाँ पर वो अभी बच रहे थे क्योंकि कोई आईबीसी के इन सेक्शंस की बहुत क्लैरिटी नहीं थी। और आफ्टर दिस जजमेंट अब उनके लिए ये समझ लीजिए एक आफत है, अब वो बच नहीं पाएंगे। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट किया आइदर अंडर सेक्शन 94 ऑफ आईबीसी 2016 बाय द कॉरपोरेट डेटर हिमसेल्फ और इटसेल्फ, और अंडर सेक्शन 95 बाय द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स भी 3 तरीके से इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअली कोई भी क्रेडिटर अंडर सेक्शन 25 इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है, और जॉइंटली विद अदर क्रेडिटर्स, ये दूसरा पोजीशन है, वो इंडिविजुअली कर सकता है अलोंग विद अदर, जॉइंटली विद अदर क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं। और तीसरा प्रोविज़न है थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के माध्यम से भी ये प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है। अब जैसे ही ये प्रोसेस इनिशिएट होता है बाय द क्रेडिटर, और अगर आपको याद हो तो अंडर सेक्शन 14 भी, जब हम सेक्शन 14 में भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट करते हैं तो एक इंटरिम मोरेटोरियम एप्लीकेबल हो जाता है। और यहाँ पर भी जैसे ही सेक्शन 94 या 95 में ये एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी तो एप्लीकेशन के एडमिशन के डेट से, जैसे ही एप्लीकेशन आपकी फाइल हुई तो ये इंटरिम मोरेटोरियम एक लागू हो जाता है। इंटरिम मोरेटोरियम किस बात पर लागू होता है?
कि अगर कोई और रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं अगेंस्ट एनी ऑफ द डेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो उन सब पर स्टे लग जाता है। और यहाँ पर इस जजमेंट में एक बात और बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है, क्योंकि जो हमारे चेक बाउंसिंग के केस होते हैं जिसमें हम अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट कोई भी लीगल प्रोसेस इनिशिएट करते हैं और उसमें इन्हें पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट का प्रोविज़न है, कितना पनिशमेंट मैक्सिमम हो सकता है, डबल द अमाउंट ऑफ द चेक और 2 years इम्प्रिजनमेंट और बोथ, 2 साल की सज़ा, अमाउंट ऑफ द चेक का डबल उस पर फाइन हो सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो अब जब ये प्रोविज़न वहाँ पर इनिशिएट होते हैं तो बहुत से केसेस इस बात पर भी कोर्ट्स में लगाए गए कि जब सेक्शन 95 में प्रोसेस इनिशिएट हो गया और इंटरिम मोरेटोरियम लग गया तो ये हॉल्ट हो जाना चाहिए प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे, मोरेटोरियम में तो ये भी आना चाहिए। वेरियस हाई कोर्ट्स ने इस पर अपने क्लैरिफिकेशंस दिए और कहा नहीं, 138 में कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं, ये तो चेक बाउंस का जो आपके अंडर चेक आपका एक ऑब्लिगेशन था और उसको आपने फुलफिल नहीं किया, इसलिए आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। दीज आर नॉट रिकवरी प्रोसीडिंग्स, तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें अभी ये ग्रे एरिया बना हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर कोई जजमेंट नहीं दे पाई है, ना दिया है। ये वेरियस हाई कोर्ट्स के कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट हैं। कुछ कहते हैं कि ये लागू नहीं होगा मॉरेटोरियम का कोई प्रोविज़न वंस द प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टार्टेड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट, और कुछ हाई कोर्ट्स कहते हैं कि लागू होगा। तो अभी ये क्लैश होता है, कंट्रोवर्सी अभी बनी हुई है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही कोर्ट्स ने अपहेल्ड किया है कि इस पर 138 पर कोई इसका रोक नहीं लगेगी और वो प्रोसीडिंग्स पनिशमेंट के प्रोविजंस के माध्यम से है और ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो ये पॉइंट भी एक तरीके से क्लियर हो गया। अब जो ये 200 पिटीशन फाइल किए थे लोगों ने, इसमें कौन से पॉइंट्स रेज किए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से विचार करते हुए अपना जजमेंट दिया है। वो था पहला पॉइंट कि इनमें आर्बिट्रेरीनेस है। ये तो विम्स एंड फैंसी के आधार पर कर देते हैं, पर्सनल गारंटर्स के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। तो ये आर्बिट्रेरीनेस के एलिमेंट की वजह से ये लीगली वैलिड नहीं है। और दूसरा पॉइंट था आर्बिट्रेरीनेस के अलावा कि इसकी लीगल वैलिडिटी भी नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोविजंस वैलिड नहीं है। और ये क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि लॉ के सामने हर व्यक्ति एक समान है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, उसका वॉयलेशन करता है। तो ये 3 पॉइंट पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और तीनों पॉइंट्स पर ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दे दिए कि ऐसा कोई एलिमेंट इस प्रोसेस में नहीं है जो आर्बिट्रीनेस को प्रूव करता हो और इसमें कोई ऐसा इन्फर्मिटी या कमी, शॉर्टकमिंग, डेफिशिएंसी नहीं है कि ये प्रूव कर दे कि इसमें आर्बिट्रीनेस है, ये विम्स एंड फैंसी पे चलता है। नो, तो सुप्रीम कोर्ट डिनाइड इट, यानी कोई आर्बिट्रीनेस नहीं है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उन्होंने सारे प्रोविजंस को एग्जामिन किया और कहीं कोई कमी ना पाने के बाद जजमेंट दे दिया कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल वैलिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दीज प्रोविजंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लीगली वैलिड। और तीसरा था आर्टिकल 14 का वायलेशन। कोर्ट का कहना है नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, आर्टिकल 14 का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। अतः
ऑल 200 पिटिशंस हैव बीन डिसमिस्ड। तो ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। और अब किनसे, जैसे वेणुगोपाल दूध साहब पर्सनल गारंटर हैं वीडियोकॉन के केस में, जहां पर कोई विजय माल्या पर्सनल गारंटर हैं किंगफिशर एयरलाइंस के केस में, तो ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां भी अब जाल में फंसने वाली हैं। और रिकवरी प्रोसेस इस जजमेंट के बाद लेंडर्स को बहुत बड़ी राहत मिली है और रिकवरी प्रोसेस और भी रोबस्ट हो गई है अंडर CIRP, अंडर द प्रोविजंस ऑफ IBC 2016। सो लेट अस बी हैप्पी। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि इस जजमेंट के आने के बाद 1,63,000 करोड़ रुपए के जो केस पेंडिंग हैं अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स, उनकी रिकवरी हो जाएगी, ऐसी संभावना है। 1,63,000 करोड़ रुपए। With these words, friends, I appeal to all of you to subscribe to my YouTube channel. Send your beautiful comments to me, like and share my videos. I thank you very much and I am signing off.